मोटिवेशन, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यह कंटेंट ज्ञानोदय क्लासेस बाय आनंद सर द्वारा प्रस्तुत किया है। नमस्कार दोस्तों। हम अक्सर सुनते हैं कि देश की इकोनॉमी अच्छी चल रही है या खराब चल रही है। पर ये इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था आखिर है क्या? इसे कैसे समझा जाता है? आज के इस सेशन में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढेंगे और अर्थव्यवस्था के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि अर्थव्यवस्था में कामकाज के मुख्य क्षेत्र कौन-कौन से हैं। फिर जानेंगे कि काम और मालिकाना हक के आधार पर इसे कैसे बांटा जाता है। उसके बाद हम प्रोडक्शन और दुनिया की बड़ी-बड़ी आर्थिक प्रणालियों को समझेंगे और आखिर में कुछ नए और मॉडर्न क्लासिफिकेशंस पर भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं कि एक अर्थव्यवस्था में लोग आखिर करते क्या हैं। इसी के आधार पर हम इकोनॉमिक को 3 मुख्य हिस्सों यानी सेक्टर्स में बांटते हैं। सबसे पहला है प्राइमरी सेक्टर या प्राथमिक क्षेत्र। इसका सीधा सा मतलब है वो सारे काम जो सीधे सीधे प्रकृति यानी नेचर से जुड़े हों, जैसे कि खेतीबाड़ी, पशुपालन या फिर खानों से खनिज निकालना। यहां काम करने वाले लोगों को रेड कॉलर वर्कर्स कहा जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 2011 तक भारत की लगभग आधी आबादी इस सेक्टर में काम करती थी। इसमें एक छिपी हुई समस्या भी है जिसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। मतलब जहां 5 लोगों की जरूरत हो वहां 8 लोग काम कर रहे हैं। तो काम तो उतना ही हो रहा है पर लोग ज्यादा लगे हैं। अच्छा, अब सोचिए, खेतों से जो कपास आया या खान से जो लोहा निकला, उसका आगे क्या होगा? यहीं से शुरू होता है सेकेंडरी सेक्टर का काम। ये सेक्टर प्राइमरी सेक्टर से मिले कच्चे माल को फैक्ट्रियों में प्रोसेस करके तैयार माल में बदलता है, जैसे कपास से कपड़ा बनाना या लोहे से स्टील बनाना। इसीलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं और यहां काम करने वालों को ब्लू कॉलर वर्कर्स कहा जाता है। एक बात और, हमारे देश की 8 कोर इंडस्ट्रीज जैसे कोयला, बिजली, स्टील, वो सब इसी सेक्टर की जान है। और अब आता है तीसरा और आज के समय का सबसे बड़ा सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, जिसे हम सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसका मुख्य काम है पहले दोनों सेक्टर्स को अपनी सेवाएं देना, उन्हें सपोर्ट करना। सोचिए, फैक्ट्री में जो सामान बना वो बाजार तक कैसे पहुंचेगा? ट्रांसपोर्ट से। पैसे का लेन देन कौन संभालेगा? बैंकिंग। ये सब क्या है? ये सब सर्विसेज हैं। यहां काम करने वालों को व्हाइट कॉलर वर्कर्स कहते हैं। और ये देखिए, भारत की जीडीपी में आधे से भी ज्यादा, लगभग 55% का योगदान अकेले इसी सेक्टर का है। तो ये तो हमने समझ लिया कि लोग क्या क्या काम करते हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वो काम करते कहाँ हैं और जिन कंपनीज में वो काम करते हैं उनका मालिक कौन है। चलिए अब इसी आधार पर अर्थव्यवस्था को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अब बात करते हैं काम करने के तरीकों की। एक तरफ है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर यानी संगठित क्षेत्र। आप इसे एक पक्की नौकरी समझ सकते हैं, जैसे कोई सरकारी नौकरी या किसी बड़ी कंपनी में जॉब, जहां काम के घंटे, सैलरी, छुट्टियां सब कुछ तय होता है। और दूसरी तरफ है भारत का बहुत बड़ा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर यानी असंगठित क्षेत्र, जैसे कोई मजदूर, किसान या छोटी मोटी दुकान, जहां कुछ भी फिक्स नहीं होता। सरकार ने इसी असंगठित क्षेत्र के कामगारों का डेटाबेस बनाने के लिए ई-श्रम पोर्टल शुरू किया है, जो एक बहुत अच्छा कदम है। अच्छा, अब ये बताइए कि कंपनी का मालिक कौन है? कोई प्राइवेट इंसान या फिर सरकार? बस इसी सवाल पे टिका है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का अंतर। प्राइवेट सेक्टर जैसे टाटा या रिलायंस, इनका एक ही मकसद होता है, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना। वहीं पब्लिक सेक्टर जैसे कि इंडियन रेलवे, जिसे सरकार चलाती है, उसका मुख्य मकसद होता है लोगों की सेवा और समाज का कल्याण। और हां, जब भी आप पीएसयू शब्द सुने तो समझ जाइएगा कि ये वो सरकारी कंपनियां हैं जिनमें सरकार की हिस्सेदारी 51% या उससे ज्यादा है। पर क्या ऐसा हो सकता है कि सरकार और प्राइवेट कंपनियां मिलकर कोई काम करें? जी हां, बिल्कुल। इसी को कहते हैं जॉइंट सेक्टर या पीपीपी मॉडल। हमारे शहरों में जो मेट्रो चलती है वो इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। एक और बहुत ही मजेदार मॉडल है कोऑपरेटिव सेक्टर यानी सहकारी क्षेत्र। इसमें लोग मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और बिजनेस चलाते हैं, जैसे कि अमूल। और ये जानना भी जरूरी है कि 2011 में एक संविधान संशोधन के जरिए इन सहकारी समितियों को एक संवैधानिक दर्जा भी दिया गया था। ठीक है, हमने कंपनियों और उनके मालिकों की बात तो कर ली, लेकिन किसी भी चीज को बनाने के लिए, मतलब प्रोडक्शन के लिए, किन बेसिक चीजों की जरूरत होती है और पूरी दुनिया में इस प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के क्या-क्या तरीके हैं। चलिए अब इकोनॉमी के इसी इंजन को समझते हैं।
आप दुनिया में कुछ भी बनाना चाहें, आपको हमेशा इन 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहली कैपिटल यानी पैसा और मशीनें, दूसरी लैंड यानी ज़मीन, तीसरी लेबर यानी काम करने वाले लोग, और चौथी और सबसे ज़रूरी एंटरप्रेन्योर यानी वो इंसान जो इन तीनों को एक साथ लाकर बिजनेस का रिस्क लेता है। इन्हें हम उत्पादन के 4 कारक कहते हैं, और बदले में इन सबको कुछ मिलता भी है। लैंड को मिलता है किराया, लेबर को मिलती है मजदूरी, कैपिटल पर मिलता है ब्याज, और एंटरप्रेन्योर को मिलता है मुनाफा। तो सवाल यह है कि उत्पादन के इन चारों फैक्टर्स पे कंट्रोल किसका होना चाहिए? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहती है प्राइवेट लोगों का। यहां सरकार की दखलंदाजी, जिसे हस्तक्षेप कहते हैं, ना के बराबर होती है, और बाजार की डिमांड और सप्लाई ही सब कुछ तय करती है। इसके जनक थे एडम स्मिथ, और इसका सिर्फ एक ही मोटो होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट। अमेरिका और जापान जैसी इकोनॉमी इसी मॉडल पर चलती हैं। अब कैपिटलिज्म के एकदम उल्टे मॉडल को देखिए, सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था। यहां उत्पादन के सारे साधनों पर किसी एक इंसान का नहीं, बल्कि पूरे समाज यानी सरकार का कंट्रोल होता है। इसका लक्ष्य मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि समाज कल्याण और आर्थिक बराबरी लाना होता है। इस विचारधारा के सबसे बड़े प्रणेता थे कार्ल मार्क्स। कम्युनिज्म या साम्यवाद इसी का एक और ज्यादा कठोर रूप है, जहां निजी संपत्ति के लिए कोई जगह ही नहीं होती। तो एक तरफ है पूरा प्राइवेट कंट्रोल और दूसरी तरफ है पूरा सरकारी कंट्रोल। तो आजादी के बाद भारत ने कौन सा रास्ता चुना? हमने चुना बीच का रास्ता, यानी मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहां प्राइवेट कंपनियां भी काम करती हैं और सरकारी भी। वहीं एक और टर्म है डुअल इकोनॉमी या द्वैध अर्थव्यवस्था। इसका मतलब है जब किसी देश में ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों तरह के सेक्टर साथ साथ मौजूद हों। जैसे हमारे देश में आज भी हाथ से काम करने वाले कारीगर हैं और दुनिया का सबसे बड़ा आईटी सेक्टर भी है। अर्थव्यवस्था को समझने के तरीके बस यहीं खत्म नहीं होते। आज की इस बदलती दुनिया में कुछ नए और बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट्स भी सामने आए हैं। चलिए अब फटाफट उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। आपने ब्लैक मनी या काले धन के बारे में तो सुना ही होगा। ये वो पैसा है जिस पर सरकार को टैक्स नहीं दिया जाता। जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो देश की असली इकोनॉमी के साथ साथ एक नकली यानी पैरेलल इकोनॉमी चलने लगती है। इसी को रोकने के लिए 2016 में नोटबंदी जैसा बड़ा कदम उठाया गया था। और आज के जमाने का एक नया शब्द है गिग इकोनॉमी। ये उबर, ज़ोमैटो, स्विगी जैसी कंपनियों की दुनिया है, जहां लोग परमानेंट नौकरी की जगह छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं। क्या दुनिया के सारे देश एक जैसे अमीर हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी विकास के लेवल पर हम देशों को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहले हैं डेवलप्ड देश जैसे अमेरिका, जहां लोगों की इनकम और लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई हैं। फिर हैं अंडर डेवलप्ड देश जो काफी पिछड़े हुए हैं, और इन दोनों के बीच में हैं हम यानी डेवलपिंग देश जैसे भारत जो तेजी से तरक्की कर रहे हैं। और हाँ, किसी देश का विकास सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI से मापा जाता है, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे पहलू भी देखे जाते हैं। कोई देश दुनिया के साथ कितना व्यापार करता है? क्या वो अपने दरवाजे बाकी देशों के लिए खोलता है या बंद रखता है? इसी आधार पर होती है ओपन और क्लोज्ड इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी जैसे भारत और अमेरिका दुनिया के साथ खूब व्यापार करती है, आयात निर्यात पर ज्यादा रोक टोक नहीं होती। वहीं क्लोज्ड इकोनॉमी, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण नॉर्थ कोरिया है, दुनिया से कट कर रहती है। भारत ने भी 1991 के ऐतिहासिक आर्थिक सुधारों के बाद अपनी इकोनॉमी को पूरी तरह से दुनिया के लिए खोल दिया था। तो दोस्तों, हमने अर्थव्यवस्था को कई अलग अलग नजरियों से देखना और समझना सीखा। अब चलिए आखिर में व्यापार से जुड़े 2 सबसे जरूरी शब्दों को समझकर इस चर्चा को समाप्त करते हैं। तो वो 2 जरूरी शब्द हैं एक्सपोर्ट यानी जब हम अपना सामान दूसरे देशों को बेचते हैं, और इंपोर्ट यानी जब हम दूसरे देशों से सामान खरीदते हैं। और इन्हीं दोनों के बीच के अंतर को व्यापार संतुलन या बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है। उम्मीद है इकोनॉमी की ये बेसिक समझ आपके काम आएगी। धन्यवाद। हमारा एक ही मोटिवेशन, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।